नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि कानून रातों रात नहीं लाए गए। 20-22 साल से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसान कानूनों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो कृषि कानून लाए गए हैं वो रातों रात नहीं लाए गए। पिछले 20-22 सालों में हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने हैं उनकी बहुत चर्चा है। ये कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं आए। पिछले 20-22 सालों से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इस पर विमर्श किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्रों में इन सुधारों की बात लिखते रहे हैं, किसानों के वोट बटोरते रहे हैं, लेकिन किया कुछ नहीं, सिर्फ इन मांगों को टालते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी को लगा एक और झटका। टीएमसी विधायक बनश्री मेती ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल टीएमसी में असंतुष्ट नेताओं की बाढ़ सी आ गई है। दोस्तों कल से लेकर अब तक 5 नेताओं ने पार्टी से दूरी बना ली है। शुभेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता, जितेंद्र तिवारी और कबीरुल इस्लाम के बाद अब उत्तरी काठी के विधायक बनश्री मेती ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों अटकलें लगाई जा रही थी कि शुभेंदु अधिकारी के साथ ये नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। इसी मौके पर टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रणदीप सुरजेवाला ने कहा 99.9% कांग्रेसी चाहते हैं राहुल गांधी बने कांग्रेस अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इन सबके बीच शुक्रवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को कहा कि वह और पार्टी के 99.9% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष चुने जाएं। उन्होंने यह भी साफ किया कि जल्द ही नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि नई पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कांग्रेस का इलेक्टोरल कॉलेज, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य, कांग्रेस कार्यकर्ता और सदस्य मिलकर उसे चुनेंगे जो सबसे मुफीद होगा। वैसे मेरी बात की जाए तो मेरे अनुसार 99.9% कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी अध्यक्ष चुने जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, 10वीं 12वीं की लगेगी क्लासेस। जी हां दोस्तों, बिहार के बच्चों को अब स्कूल खुलने का और इंतजार नहीं करना होगा। बिहार की नीतीश सरकार ने स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2021 से सभी स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। स्कूलों के साथ कोचिंग संस्थान को भी संचालित करने की इजाजत मिल गई है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक सीनियर सेक्शन यानी कि 10वीं और 12वीं की क्लास लगाई जाएंगी। स्कूल आने वाले बच्चों को सरकार मुफ्त में मास्क भी देंगी। सरकार ने स्कूलों के साथ हॉस्टल भी खोलने के निर्देश दिए हैं। स्कूल खोलने का फैसला लेने के साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में मास्क बांटने का फैसला लिया है। फिलहाल सभी सीनियर सेक्शन की क्लास लगाने का फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 15 दिनों की समीक्षा के बाद जूनियर क्लासेस को खोलने पर कोई फैसला भी आ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दबाव में है चीन। इस महामारी वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए डब्ल्यूएचओ की टीम को दी एंट्री। जी हां दोस्तों, इस महामारी संक्रमण ने पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाया हुआ है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने ऐलान किया है कि उनकी एक टीम फिर से चीन के वुहान शहर में जांच के लिए जाएंगी। हालांकि डब्ल्यूएचओ के इस ऐलान के बाद जानकार शक जाहिर कर रहे थे कि चीन इसकी इजाजत देगा या फिर नहीं। हालांकि दुनिया भर में आलोचनाएं झेल रहा चीन
चीन इस जांच के लिए तैयार हो गया है। चीन ने कहा है कि जनवरी 2021 में वुहान आने वाली WHO की टीम की पूरी मदद की जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन शुरू से ही वुहान के इस महामारी की उत्पत्ति की आशंकाओं को निराधार बताता आ रहा है। चीन ने गुरुवार को कहा कि वह इस महामारी वायरस के उत्पत्ति स्थल का पता लगाने के वैश्विक प्रयासों में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की मदद करने को तैयार है। दुनिया में महामारी फैलने को लेकर चीन इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि तमाम विशेषज्ञ इस महामारी का उत्पत्ति स्थल चीनी शहर वुहान को ही मानते हैं और उनका आरोप है कि चीन ने समय रहते इसे घातक वायरस के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। वायरस के मूल का पता लगाने में मदद करने संबंधी चीन का बयान ऐसे समय आया जब संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के विशेषज्ञ मध्य चीनी शहर का दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इस महामारी वैक्सीन के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, केंद्र ने समझाई पूरी प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, बीते 9 महीने से इस महामारी वायरस के साए में जी रहे लोगों को अब वैक्सीन की आस बंधी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस वैक्सीन के साथ इस महामारी के बुरे दौर का अंत होगा। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया है कि महामारी वैक्सीनेशन स्वेच्छा पर आधारित होगा। जिसे भी टीकाकरण करवाना है उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दरअसल दोस्तों, मंत्रालय ने इस महामारी वैक्सीन संबंधित पूछे जा रहे सवालों की एक लिस्ट बनाई थी। इस पर एक एक कर जवाब दिया गया। मंत्रालय ने कहा कि इस महामारी का वैक्सीनेशन स्वयं की इच्छा के आधार पर किया जाएगा। हालांकि यह सलाह भी दी जाती है कि वैक्सीन का पूरा डोज लें, इससे आप खुद को बीमारियों से दूर रख सकेंगे, साथ ही इसके प्रसार से दूसरों को भी बचा सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि कई वैक्सीन अपने फाइनल स्टेज के विभिन्न चरणों में है। भारत बायोटेक, ICMR समेत 6 वैक्सीन का जिक्र भी उन्होंने किया। इसके अलावा दोस्तों, जब यह पूछा गया कि वैक्सीन कितनी सेफ है, कि इसके सवाल पर मंत्रालय ने कहा कि कोई भी वैक्सीन रेगुलेटरी अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ही लोगों को दी जाएगी। सुरक्षा संबंधी सभी मानक पूरे किए जाएंगे। हालांकि अन्य वैक्सीन की तरह इस महामारी वैक्सीन के भी कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे बुखार, दर्द आदि। 2 डोज में दी जाने वाली वैक्सीन 28 दिनों के अंतराल पर लेनी होगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों, भारत की बात की जाए तो भारत में इस महामारी के लगभग 1 करोड़ मामले कंप्लीट हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,44,000 के पार है। जबकि दोस्तों, इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में 18,84,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार, गुजरात आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ 50 लाख को पार कर गया है। जबकि दोस्तों, मौतों का आंकड़ा 16,65,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी का सबसे बड़ा दंश अमेरिका झेल रहा है। अमेरिका में 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों, दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 71 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों, इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी, मैक्सिको, पोलैंड, ईरान, पेरू आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट करने पर किसानों को मिला 50 लाख का नोटिस, पुलिस ने कहा कम करेंगे राशि। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के चलते अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कई किसानों को प्रदर्शन करने पर 50 लाख रुपए का नोटिस देने की खबर सामने आई है। इन किसानों को SDM की तरफ से नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा कुछ किसानों को 5 लाख रुपए का नोटिस भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में भारतीय किसान यूनियन के 6 नेताओं को SDM की
तरफ से नोटिस भेजा गया। इस नोटिस में किसान नेताओं को 50 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड जमा करने के लिए कहा गया है। ये नोटिस किसान नेताओं द्वारा बाकी किसानों को प्रदर्शन के लिए उकसाने के लिए भेजा गया है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि इस बॉन्ड की राशि गलती से ज्यादा लिख दी गई है, इसको ठीक किया जाएगा। इस नोटिस पर किसान नेताओं का कहना है कि यह लोकतंत्र का गला घोटना जैसा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसी का विरोध करना, आंदोलन करना या फिर प्रदर्शन करने पर इस तरह का जुर्माना लगाना लोकतंत्र के खिलाफ है या फिर लोकतंत्री है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हाथरस के सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। चारों आरोपियों पर दुष्कर्म और हत्या के हैं आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित लड़की के कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया। आरोपियों के वकील ने अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के आरोप लगाए हैं तथा हाथरस में स्थानीय अदालत ने संज्ञान लिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाथरस में इस दलित युवती से 4 व्यक्तियों ने 14 सितंबर को कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी 30 सितंबर की रात उसके घर के पास रात में ही प्रशासन ने जबरदस्ती अंत्येष्टि कर दी थी, जिसके बाद यह मामला मीडिया में काफी उछाल में आया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिका में शुरू हुआ इस महामारी का टीकाकरण। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने लाइव टीवी पर ली इस महामारी की वैक्सीन। जी हां दोस्तों, इस महामारी के खिलाफ अमेरिका में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने शुक्रवार को लाइव टीवी पर इस महामारी वैक्सीन की खुराक ली। इस दौरान उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी। माइक पेंस द्वारा इस महामारी वैक्सीन लेने का लाइव टेलीकास्ट उन्होंने खुद ट्वीट किया है। माइक पेंस ने व्हाइट हाउस में इंजेक्शन लगाए जाने के बाद कहा कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों, रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का, मौसम समाचार। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों की। तो दोस्तों, बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तमिलनाडु और पूर्वी असम में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और उत्तरी राजस्थान में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही, क्योंकि इन भागों में दिन का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के नीचे रिकॉर्ड किया गया। सबसे ठंडा रहा उत्तर प्रदेश का बरेली, जहां अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन भागों में शीतलहर की भी स्थिति जारी है। वहीं दोस्तों, आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक तमिलनाडु और केरल में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जबकि दूसरी ओर दोस्तों, कोल्ड डे की स्थिति पंजाब, हरियाणा, उत्तरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तथा उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों पर बनी रहेगी। इन भागों में कहीं कहीं पाला भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज किए जाने की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते। जी हां दोस्तों, एक दिन की तेजी के बाद आज फिर से सोना और चांदी नरम रहे हैं। एमसीएक्स पर सोना फरवरी वायदा 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमजोरी के साथ 50,288 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। जबकि दोस्तों, चांदी की बात की जाए तो चांदी 50,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 52,970 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का दाम 68,200 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इस राज्य में एलपीजी, सीएनजी किटों व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी 5,000 रुपए की फीस। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर मोटर वाहनों के नए मॉडल एलपीजी या सीएनजी किटों की मंजूरी और इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेसिंग फीस लगाने का फैसला लिया है। मतलब दोस्तों, साफ है कि सीएनजी, एलपीजी किट और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपको भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये प्रोसेसिंग फीस 5,000 रुपए तक तय की गई है। दोस्तों, कैबिनेट ने हरियाणा की तर्ज पर पंजाब मोटर वाहन नियम 1979 की धारा 130 के साथ धारा 130A जोड़ने की भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच। टीम इंडिया ने कंगारुओं को दबोचा, दूसरे दिन गिरे 15 विकेट। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे डे नाइट टेस्ट मैच में दबाव बना लिया है। उसने मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को मेजबान टीम को 191 रन पर समेट दिया। इससे टीम इंडिया को पहली पारी में 53 रन की बढ़त मिल गई है। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पृथ्वी शाह का विकेट गंवाकर 9 रन बना लिए थे। इस तरह उसकी कुल बढ़त 62 रन हो गई है। दूसरी पारी में उसके 9 विकेट बाकी है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 244 रन बनाए थे। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच गुरुवार से एडिलेड में खेला जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने पहले दिन 6 विकेट पर 233 रन बनाए। दूसरे दिन उसकी पारी 244 रन पर सिमट गई। इसके बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 191 रन पर ढेर कर दिया। दूसरे ही दिन भारत की दूसरी पारी भी शुरू हो गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 9 रन बना लिए हैं। इस तरह से दिन भर के खेल में कुल 15 विकेट गिरे और 211 रन बने, जबकि भारत के पास कुल मिलाकर 62 रनों की बढ़त हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बर्गर किंग से निवेशकों ने जमकर बनाए पैसे, शेयर में लगातार दूसरे दिन लोअर सर्किट। जी हां दोस्तों, बम्पर लिस्टिंग के बाद बर्गर किंग इंडिया में 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है। आज लगातार दूसरे दिन शेयर ने 10% की गिरावट के साथ ओपनिंग की। यानी कि दोस्तों, गुरुवार को भी बर्गर किंग के शेयर में रिकॉर्ड 219.15 रुपए प्रति शेयर पर पहुंचने के बाद 10% से ज्यादा की गिरावट आई थी और 179.35 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुए थे। दोस्तों, आज सुबह जैसे ही शेयर बाजार खुला, बर्गर किंग इंडिया का शेयर करीब 10% टूटकर 161.45 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खुला और इतने पर ही बंद हुआ। एनएसई पर शेयर 10% की गिरावट के साथ 157.50 रुपए पर बंद हुआ। इस गिरावट की वजह से बर्गर किंग इंडिया का मार्केट कैप गिरकर 6161.81 करोड़ रुपए रह गया है। हालांकि बर्गर किंग इंडिया का इश्यू प्राइस 60 रुपए प्रति शेयर था, जबकि लिस्टिंग 115.35 रुपए पर हुई थी। फिलहाल शेयर अपनी लिस्टिंग से काफी ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।